सब्सक्राइब करिए यूट्यूब स्टडी चैनल को और बेल आइकन का बटन दबाइए लेटेस्ट स्टडी अपडेट सबसे पहले पाने के लिए। सोचिए, जब एक देश दूसरे देश के राष्ट्राध्यक्ष को ही पकड़ ले तो सवाल उठता है, ये हुआ कैसे? चलिए आज इसी कहानी को समझते हैं, अमेरिका और वेनेजुएला के रिश्तों की, जो साझेदारी से शुरू हुए और एक जबरदस्त सैन्य अभियान पर आकर खत्म हुए। और फिर ऑपरेशन की ठीक बाद आता है एक बयान जो आग में घी डाल देता है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप कहते हैं, अमेरिका वेनेजुएला को चलाएगा। बस इसी एक लाइन ने पूरी दुनिया में हलचल मचा दी और इस पूरे विश्लेषण के लिए एक ड्रामेटिक टोन सेट कर दिया। तो हुआ ये था, 3 जनवरी 2026 ऑपरेशन एब्सोल्यूट रिजॉल्व लॉन्च होता है। कोई छोटा मोटा ऑपरेशन नहीं, 150 से ज्यादा अमेरिकी एयरक्राफ्ट्स एक साथ उत्तरी वेनेजुएला पर हमला बोल देते हैं। जाहिर है ये एक बहुत बड़ा और डिसाइसिव मूव था। और इनका मेन टारगेट कौन था? सीधा निशाना थे प्रेसिडेंट निकोलस मादुरो। अमेरिकी सेना ने उन्हें और उनकी पत्नी सिलिया फ्लोरेस को कराकस से ही पकड़ लिया। सोचिए, एक सिटिंग हेड ऑफ स्टेट को गिरफ्तार कर लिया गया। ये वाकई में एक हिस्टोरिकल इवेंट था। अब सवाल ये कि अमेरिका ने ऐसा किया क्यों? लीगल रीजन क्या दिया गया? मादुरो को सीधा न्यूयॉर्क ले जाया गया और वहां उन पर चार्जेस लगे नार्को टेररिज्म, मतलब ड्रग्स की तस्करी के जरिए आतंक फैलाना, और ड्रग ट्रैफिकिंग के। ये बहुत ही सीरियस आरोप थे। लेकिन यहां सबसे बड़ा सवाल तो यही है ना, कि आखिर 2 देशों के बीच 100 साल पुराने रिश्ते इस हालत में पहुंचे कैसे? चलिए इसी सवाल का जवाब ढूंढते हैं कहानी की शुरुआत से। इस पूरी कहानी को समझने के लिए हमें थोड़ा इतिहास में जाना होगा। वेनेजुएला की आइडियोलॉजिकल फाउंडेशन को समझना होगा। ये एक लड़ाई है। एक तरफ है सिमोन बोलीवर और दूसरी तरफ उनके ही नाम पर बनी एक क्रांति। एक ऐसी लड़ाई जो आज भी उस देश को बांटे हुए है। तो इस कहानी के सेंटर में है एक शख्स, साइमन बोलीवर, 19वीं सदी के एक लेजेंडरी लीडर, जिन्होंने साउथ अमेरिका के बड़े हिस्से को स्पेन से आज़ादी दिलाई थी। और फिर सदियों बाद उनका ही नाम एक बहुत बड़े पॉलिटिकल मूवमेंट की पहचान बन गया। लेकिन असली हिस्टोरिकल बोलीवर वो इतने सीधे साधे नहीं थे जितना आज दिखाया जाता है। वो बहुत कॉम्प्लेक्स थे। जैसा कि एक हिस्टोरियन जेम्स लिंच ने कहा है, वो एक ऐसे लिबरेटर थे जिन्हें लिबरलिज्म पसंद नहीं था, एक ऐसे सैनिक जो मिलिटरिज्म के खिलाफ थे, और एक ऐसे रिपब्लिकन जो मोनार्की की तारीफ करते थे। कितना कॉन्ट्रडिक्टरी है ना? तो देखिए, यहीं पर मामला इंटरेस्टिंग हो जाता है। एक ही नाम पर 2 बिल्कुल अलग विजन। एक तरफ है असली बोलीवर, जिन्हें लिबरलिज्म से नफरत थी, मोनार्की पसंद थी और जो मानते थे कि आम लोग सरकार नहीं चला सकते। और दूसरी तरफ हैं ह्यूगो शावेस का बोलिवेरियनिज्म, जो कि मार्क्सिस्ट सोशलिस्ट था, जो लोगों को ही ताकत देना चाहता था और जो अमेरिका का कट्टर विरोधी था। मतलब जमीन आसमान का। चलिए अब कहानी को थोड़ा आगे बढ़ाते हैं 20वीं सदी में, और यहाँ एंट्री होती है तेल की। देखते हैं कैसे इस काले सोने ने, पेट्रोलियम ने, अमेरिका और वेनेजुएला के रिश्तों को बनाया भी और बिगाड़ा भी। देखिए, इन दोनों देशों का रिश्ता हमेशा से ही काफी कॉम्प्लिकेटेड रहा है। 1821 में अमेरिका ने बोलीवर के बनाए ग्रैंड कोलंबिया को मान्यता दी। फिर 1900 में तेल मिला और वेनेजुएला अमेरिका का एक की पार्टनर बन गया। लेकिन फिर 1954 में अमेरिका ने वेनेजुएला के एक डिक्टेटर मार्कोस पेरेज को सम्मानित किया, और उसके ठीक 4 साल बाद 1958 में जब वो तानाशाही खत्म हुई तो वहां लोकतंत्र आया। मतलब रिश्ता हमेशा ही ऊपर नीचे होता रहा। और ये नंबर देखिए, ये काफी सरप्राइजिंग है। साल 2002 में जब ह्यूगो शावेज की वजह से पॉलिटिकल टेंशन बढ़ने लगी थी, तब भी 82% वेनेजुएला के लोग अमेरिका के बारे में अच्छा सोचते थे। ये दिखाता है कि कभी-कभी सरकार की पॉलिटिक्स और आम लोगों की सोच में कितना बड़ा गैप हो सकता है। तो अब कहानी उस मोड़ पर आती है जहां से सब कुछ बदल गया, द एंटी इंपेरियलिस्ट टर्न। ये वो दौर था जब ह्यूगो शावेज और फिर निकोलस मादुरो ने वेनेजुएला को सीधे सीधे अमेरिका से टकराव के रास्ते पर डाल दिया। इसकी शुरुआत की ह्यूगो शावेज ने 1999 में प्रेसिडेंट बनते ही उन्होंने अपनी बोलिवियरियन रेवोल्यूशन शुरू कर दी। उन्होंने अमेरिका के दुश्मनों जैसे क्यूबा और ईरान से दोस्ती की। 2002 में अपने खिलाफ हुए एक फेल्ड कू का इल्जाम भी अमेरिका पर ही लगा दिया। और कौन भूल सकता है उनका वो यूएन वाला भाषण, जहां उन्होंने प्रेसिडेंट जॉर्ज डब्ल्यू बुश को सरेआम शैतान कह दिया था। शावेज की मौत हुई 2013 में और सत्ता मिली निकोलस मादुरो को। लेकिन उन्हें विरासत में मिला एक देश जो पहले से ही संकट में था। उनके दौर में तो हालत और खराब हो गई।
इकॉनमी कोलैप्स हो गई, हाइपर इन्फ्लेशन, लाखों लोग देश छोड़कर चले गए। अमेरिका ने करप्शन और ह्यूमन राइट्स अब्यूजेस के लिए सैंक्शंस और बढ़ा दिए। 2018 और 2024 के चुनावों को भी दुनिया ने इनलेजिटिमेट माना, और फिर 2019 में अमेरिका ने ऑपोजिशन लीडर हुआन ग्वाइडो को प्रेसिडेंट मान लिया और डिप्लोमेटिक टाइज पूरी तरह खत्म। तो अब आप समझ रहे हैं कैसे बात सैंक्शंस से शुरू होकर मिलिट्री स्ट्राइक तक पहुंच गई। चलिए अब उन आखिरी कुछ महीनों की बात करते हैं जो इस मिलिट्री कॉन्फ्रंटेशन का कारण बने। यहां से चीजें बहुत तेजी से बदलती हैं। 2020 में अमेरिका ने मादुरो पर नार्को टेररिज्म का ऑफिशियल चार्ज लगाया और $15 मिलियन का इनाम भी रख दिया। फिर जुलाई 2025 में एक ग्रुप कार्टेल ऑफ द सन्स, जिसे कहा जाता है कि मादुरो के करीबी लोग ही चलाते हैं, उसे टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन डिक्लेयर कर दिया गया। बस अगले ही महीने इनाम बढ़कर हो गया $50 मिलियन। सितंबर में अमेरिका ने कैरिबियन में ड्रग्स की नावों पर एयर स्ट्राइक शुरू कर दी। दिसंबर में एक वेनेजुएलन ऑयल टैंकर को जब्त कर लिया और फिर जनवरी 2026 में लॉन्च हुआ ऑपरेशन एब्सोल्यूट रिजॉल्व। $50 मिलियन। सोचिए, इतना बड़ा इनाम रखा गया था निकोलस मादुरो की गिरफ्तारी पर। सिर्फ इस एक नंबर से अंदाजा लगाया जा सकता है कि अमेरिकी सरकार इस मामले को लेकर कितनी सीरियस थी। तो ये ड्रामेटिक ऑपरेशन तो हो गया, पर अब सवाल ये है कि इसके बाद क्या ये एक न्यू एरा की शुरुआत है? चलिए देखते हैं कि इसका अंजाम क्या हुआ और आगे क्या हो सकता है। वेनेजुएला में कराकस में फॉरेन वाइस प्रेसिडेंट डेल्सी रॉड्रिगेज ने नए प्रेसिडेंट के तौर पर शपथ ले ली और उन्होंने इस अमेरिकन ऑपरेशन को सीधे सीधे किडनैपिंग करार दिया। और दूसरी तरफ न्यूयॉर्क में निकोलस मादुरो और उनकी पत्नी अदालत में नॉट गिल्टी प्लीड करते हैं और यहीं से शुरू होती है एक हिस्टोरिक लीगल एंड डिप्लोमेटिक बैटल। एक तरफ कराकस में सरकार चल रही है और दूसरी तरफ न्यूयॉर्क में उसी सरकार के पूर्व नेता पर मुकदमा। और देखिए हिस्ट्री कैसे सर्कल में घूमती है। ये कोट खुद सिमोन बोलीवर का है, जो आज के हालात पर कितना फिट बैठता है। उन्होंने कहा था, ऐसा लगता है कि यूनाइटेड स्टेट्स की किस्मत में ही लिखा है कि वो आज़ादी के नाम पर अमेरिका महाद्वीप को दुख और तकलीफ देगा। काफी आयरॉनिक है ना? इस एक्शन पर दुनिया भी बढ़ गई। कई देशों ने कहा कि ये इंटरनेशनल लॉ के खिलाफ है और इसकी निंदा की। वहीं इजराइल जैसे अमेरिकी सहयोगियों ने इसे फ्रीडम रिस्टोर करने के लिए एक स्ट्रॉन्ग एक्शन बताकर तारीफ की। और वेनेजुएला से जो लोग बाहर रहते हैं, उनमें से कुछ ने जश्न मनाया तो कुछ ने प्रोटेस्ट किया। तो आखिर में सवाल यही बचता है कि जब एक देश दूसरे देश के लीडर को ही पकड़ ले तो सॉवरेनिटी का क्या मतलब रह जाता है? मतलब किसी देश की अपनी सीमाओं के अंदर की आज़ादी का क्या होगा? ये एक बहुत बड़ा सवाल है और इसका जवाब आने वाले कई सालों तक ग्लोबल पॉलिटिक्स